ऑलमोस्ट 200 सालों तक राज करने वाला मुगल एम्पायर, जो अपने समय के सभी एम्पायर्स के लिए एक जलन का विषय था, वो 1803 आने तक कोलैप्स कर जाता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है औरंगज़ेब के समय से। औरंगज़ेब के कैंपेन्स, जो वो लड़ाइयाँ लड़ रहा था लगभग पूरे सबकॉन्टिनेंट में, उसकी वजह से मुगल एम्पायर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स से गुज़रना पड़ा। एम्पायर अब इंटरनल रिबेलियंस की वजह से चारों तरफ से जल उठा था। लेकिन मुगल प्रशासन, मुगल सेना और मुगल डायनेस्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट एंड अथॉरिटी कमांड करती थी पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। इस उत्तराधिकार के युद्ध में विजेता निकल करके आता है बहादुर शाह, 65 साल का बुजुर्ग, जिसको अपने समय का पढ़ा लिखा, समझदार, इज्जतदार और अथॉरिटेटिव पर्सन माना जाता है। बहादुर शाह गद्दी संभालते ही एम्पायर की जरूरतों को समझते हुए औरंगजेब की हार्श पॉलिसीज को रिवर्स करने का काम करता है। जैसे ऐसा देखा गया है कि बहादुर शाह के समय में हिंदू राजाओं के प्रति टॉलरेंट एटीट्यूड दिखाया गया, साथ ही साथ मंदिरों के डिस्ट्रक्शन को भी रोका गया। लेकिन जब एम्पायर को एकजुट रखने की बात आती है, तो बहादुर शाह यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाता है। जैसे बहादुर शाह चाहता था कि राजस्थान वाले रीजन में उसका कंट्रोल बना रहे। इस कंट्रोल को बनाए रखने के लिए बहादुर शाह आम्बेर के राजा जय सिंह को हटा करके उनके छोटे भाई विजय सिंह के द्वारा रिप्लेस करना चाहता था। साथ ही साथ मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को फोर्स करके मुगल अथॉरिटी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता था। लेकिन बहादुर शाह को जब इन दोनों राजाओं के तरफ से फियर्स रेजिस्टेंस झेलना पड़ा, तो बहादुर शाह को समझ आ गया कि उसकी जो ये पॉलिसीज हैं, वो उसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं देने वाली। इसके चलते बहादुर शाह इन दोनों राजाओं के साथ सेटलमेंट करना शुरू करता है। कोई बहुत बड़े मैग्नानिमस सेटलमेंट्स नहीं होते। जैसे कि दोनों राजा चाहते थे कि उन्हें हाई मनसबदारी मिले और ऑफिस ऑफ सूबेदार यानी गवर्नरशिप मिले मालवा और गुजरात के रीजन की। लेकिन इन दोनों ग्रांट्स को मानने से बहादुर शाह रिफ्यूज कर देता है। लेकिन इन दोनों के स्टेट्स यानी इन दोनों का राजपाट इन्हें वापस सौंप देता है। यानी कि बहादुर शाह ने हाफ हार्टेड कंसीलिएशन किया राजपूतों के साथ। टेम्पररी पीस तो रेस्टोर हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में अंदर ही अंदर रिबेलियन पनपता रहा। राजपूत अभी भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुए थे। मराठाओं के प्रति भी बहादुर शाह की कोई हाफ हार्टेड कंसीलिएशन की पॉलिसी ही थी। मराठाओं के साथ बहादुर शाह ने उन्हें सरदेश मुखी तो ग्रांट कर दी, लेकिन चौथ वसूलने की पावर मराठाओं से छीन ली। साथ ही साथ बहादुर शाह ने शाहू को राइटफुल मराठा किंग मानने से मना कर दिया, जिसकी वजह से मराठाओं के बीच इंटरनल रिबेलियन होने शुरू हुए। जैसे शाहू और ताराबाई के बीच मराठा किंगडम में सुप्रेमेसी की लड़ाई छिड़ गई। मराठा सरदार अब बंट चुके थे। मराठा सरदारों के बंटने से मराठाओं के अंदर इंटरनल रिबेलियन शुरू हो गए, यानी पीस एंड प्रोस्पेरिटी अब अफेक्ट हो चुका था। साथ ही साथ मराठा एक दूसरे से लड़ रहे थे और मुगल एम्पायर से भी लड़ रहे थे। इसकी वजह से दक्कन जो पहले से ही अनस्टेबल था, डिसऑर्डर में बदल चुका था, वो अभी भी अनस्टेबल ही रहा और डिसऑर्डर बढ़ता चला गया। यानी कि राजस्थान में टेम्पररी पीस स्टोर कर लिया गया, दक्कन में अभी भी आग लगी हुई थी। उसी समय नॉर्थ इंडिया में पंजाब की तरफ सिखों ने भी रिबेलियन किया हुआ था मुगल एम्पायर के प्रति। इस रिबेलियन को लीड कर रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ बहादुर शाह ने कंसिलिएशन करना शुरू किया, उनको हाई मनसब दिया और टेम्पररी पीस रेस्टोर करने में सफल रहा। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों ने एक बार फिर से रिबेलियन का बिगुल बजाया, इस समय बंदा बहादुर के नेतृत्व में।
बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने सतलज से लेकर जमुना तक के पूरे रीजन पर कब्जा किया, मुगलों से लोहगढ़ के किले को छीन करके अपने अंडर किया। यानी कि अब सिखों ने दिल्ली के नजदीक तक आने का कदम उठा लिया था। इसी चीज को देखते हुए बहादुर शाह की नजर पड़ती है अपने दो लॉयल फ्यूडेटरीज की तरफ, जाट राजा चूड़ामन और बुंदेला राजा छत्रसाल। ये दोनों मुगल एम्पायर के लॉयल फ्यूडेटरीज यानी सामंत थे। इन दोनों ने बहादुर शाह का साथ दिया बंदा बहादुर के खिलाफ। सिर्फ इंटरनल रिबेलियंस, जंग और कैंपेन्स ही नहीं, मुगल एम्पायर अब अंदर से एडमिनिस्ट्रेटिवली भी प्रॉब्लम में आ चुका था। बहादुर शाह की कुछ गलतियां थी, जैसे रेकलेस ग्रांट्स देना, पैसे बांटना, लॉन्ग कैंपेन्स करने का प्रयास करना। इन सब की वजह से मुगल ट्रेजरी पे एक बहुत बड़ा डेंट आ चुका था। डेंट इतना कि लगभग 1712 के हिसाब से 13 करोड़ का नुकसान मुगल एम्पायर की ट्रेजरी को हो चुका था। बहादुर शाह प्रयास करता रहा कि किसी तरीके से मुगल एम्पायर को स्टेबल किया जा सके। इतिहासकार कहते हैं कि अगर उसके पास थोड़ा और समय होता तो शायद वो इन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने में सफल हो जाता। लेकिन 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह की मृत्यु होने के पश्चात एक बार फिर से मुगल एम्पायर सिविल वॉर में झुलस जाता है। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जो मुगल एम्पायर के अंदर सिविल वॉर छिड़ा, उस सिविल वॉर में एक नया एलिमेंट निकल करके आया। जहां पहले गद्दी के लिए प्रिंसेस यानी राजकुमारों के बीच युद्ध होते थे, अब वहां नोबल्स यानी जो मंत्री थे वो डायरेक्ट पावर के कंटेंडर बन गए। इन दावेदारों ने अपनी मिनिस्ट्रियल पावर का इस्तेमाल करते हुए जो प्रिंसेस थे इनको प्यादों की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। इस पूरे प्रोसेस में बहादुर शाह के नालायक पुत्र जहांदर शाह की विजय होती है, क्योंकि उसको सपोर्ट मिलता है अपने समय के सबसे पावरफुल नोबल जुल्फिकार खान का। यानी कि अब प्रिंसेस को कंट्रोल करेंगे नोबल्स और असल एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा नोबल्स यानी मंत्रियों द्वारा। अब यानी अब ये देखा गया कि जो बादशाह है उसकी पोजीशन धीरे धीरे डिटीरियोरेट होनी शुरू हो गई। जहांदर शाह जिसको सपोर्ट कर रहा था जुल्फिकार खान, अब वो गद्दी पर बैठ चुका था। लेकिन जहांदर शाह कमजोर, नीच और किसी भी तरीके से लायक राजा नहीं था। वो पूरी तरीके से भोग विलासिता में डूबा हुआ था। साथ ही साथ ही ऑल्सो लैक्ड गुड मैनर्स, डिग्निटी नहीं थी, डिसेंसी की भी कमी थी जहांदर शाह के अंदर। जहांदर शाह के राज के दौरान जो पूरा प्रशासन था वो अंडर था जुल्फिकार खान के, और जुल्फिकार खान जो जहांदर शाह का वजीर बन चुका था, एक एक्सट्रीमली केपेबल और एनर्जेटिक व्यक्ति था। जुल्फिकार खान को अब ये समझ आ चुका था कि अगर एम्पायर को बचाए रखना है और अपनी पोजीशन को कोर्ट में मजबूत रखना है, तो मराठाओं के साथ, राजपूतों के साथ और हिंदू राजाओं के साथ अब उसको संधि करनी ही पड़ेगी। अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जुल्फिकार खान ने सबसे पहले राजस्थान में जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई का टाइटल दिया। साथ ही साथ मालवा की गवर्नरशिप जय सिंह को दी और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा का टाइटल दिया और गुजरात की गवर्नरशिप दी। जुल्फिकार खान ने साउथ में यानी दक्कन में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मराठाओं के साथ भी कंसीलिएशन शुरू किया। इस कंसीलिएशन के तहत एक पुराना प्राइवेट अग्रीमेंट जो जुल्फिकार खान के सबॉर्डिनेट दाऊद खान पन्नी ने ऑलरेडी कायम करवा रखा था, अब उसको पुख्ता किया जुल्फिकार खान ने। हुआ ये कि मराठाओं को जुल्फिकार खान ने चौथ और सरदेश मुखी दोनों लेने की पावर दी, साहू को रिकॉग्नाइज किया एज अ किंग। लेकिन एक ट्विस्ट इन द टेल यहाँ पर ये निकल करके आता है
कि जब चौथ और सरदेशमुखी ग्रांट की गई, तो साथ ही साथ एक अरेंजमेंट बनाया गया मराठाओं के साथ कि ये जो चौथ है, इसका कलेक्शन मुगल ऑफिशियल्स पहले करेंगे और ये पैसा बाद में मराठाओं को हैंड ओवर किया जाएगा। यानी जनता को दिखाने के लिए, ताकि रिबेलियन रोका जा सके, मुगल अथॉरिटी को कायम किया जा सके, ये दिखाया गया वर्चुअली कि अभी भी चौथ और सरदेशमुखी की जो पावर है वो मुगलों के हाथ में है, जबकि असल में वो पूरा पैसा, उसका पूरा प्रॉफिट मराठाओं को हैंड ओवर कर दिया गया। ये दर्शाता है कि जुल्फिकार खान एक वाकई में कैपेबल और बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट व्यक्ति था। जुल्फिकार खान ने जाट चूड़ामन और छत्रसाल बुंदेला के साथ भी कंसिलिएशन किया, लेकिन बंदा बहादुर और सिखों के प्रति उसका एटीट्यूड अभी भी वही था। ही वांटेड टू सप्रेस देम, वो उन्हें सप्रेस करके अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। अब जुल्फिकार खान ने प्रयास किया कि मुगल एम्पायर के रेवेन्यूज और फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसके लिए जुल्फिकार खान ने सबसे पहले चेक किया रेकलेस ग्रांट्स और जागीर्स को। उसने इंश्योर किया कि किसी भी तरीके से लीकेजेस को रोका जा सके। मुगल सेना को मजबूत रखने के लिए उसने मनसबदारों को फोर्स किया कि वो अपने हिस्से की सेना अपने पास खुद मौजूद रखें। उनको बाध्य कर दिया गया कि मनसबदार अब अपनी सेना को मेंटेन करेगा अपने खुद के एक्सपेंसेस से। लेकिन उसकी एक इविल टेंडेंसी भी थी। वो इविल टेंडेंसी ये थी कि उसने शुरुआत कराई इजारा की। इजारा यानी रेवेन्यू फार्मिंग मॉडल, जहां टोडरमल के समय एक सेटलमेंट बनाया गया था कि पीजेंट से फिक्स्ड रेट पर ही रेवेन्यू वसूला जाएगा। लेकिन इजारा यानी रेवेन्यू फार्मिंग के टाइम पर क्या हुआ कि अब मिडल मैन्स आ चुके थे। गवर्नमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ जुल्फिकार खान चाहती थी कि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहे। ये उन्होंने सेटलमेंट किया मिडलमैन्स के साथ, लेकिन मिडलमैन्स को फ्री छोड़ दिया कितना भी वसूलने के लिए पीजेंट से। इसकी वजह से पीजेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन बढ़ता चला गया, उनको बहुत ज्यादा कष्ट सहने पड़े। जुल्फिकार खान की बढ़ती हुई पावर को देखते हुए कई सारे नोबल्स अब जलन करना शुरू कर गए थे। उन्होंने जुल्फिकार खान की पीठ पीछे षड्यंत्र रचने शुरू करे। इतना ही नहीं, जुल्फिकार खान को एम्परर यानी जहांगीर शाह का भी सपोर्ट नहीं मिला। जुल्फिकार खान ने एम्पायर को बचाए रखने के लिए और खुद की पोजीशन को मजबूत रखने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी के बादशाह ने उसका साथ नहीं दिया। एम्परर जहांगीर शाह के कानों में जहर घोलना शुरू करा कुछ फेवरेट नोबल्स ने, जो जुल्फिकार खान को रिप्लेस करना चाहते थे। जहांगीर शाह के कानों में ये बात फूंकी गई कि जुल्फिकार खान की पावर और अथॉरिटी समय से ज्यादा बढ़ रही है और एम्परर यानी बादशाह को खतरा है कि कहीं उसका वजीर ही बादशाह को मार करके खुद गद्दी ना हथिया ले। इस चीज के चलते डरपोक जहांगीर शाह ने जुल्फिकार खान के प्रति षड्यंत्र रचने शुरू करे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण किसी भी साम्राज्य के प्रशासन के लिए और कुछ नहीं हो सकता कि राजा यानी कि बादशाह ही षड्यंत्र में शामिल हो जाए अपने एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए। जहांगीर शाह का कमजोर शासन ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और 1713 में ही आगरा के निकट फर्रुखशियार, जो कि जहांगीर शाह के भाई का बेटा था, उसने जहांगीर शाह को हरा दिया। फर्रुखशियार का सपोर्ट कर रहे थे सैयद ब्रदर्स, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान बारा। इन दोनों को फर्रुखशियार के द्वारा वजीर और मीर बख्शी की पोजीशन ग्रांट की गई। सैयद ब्रदर्स ने पावर में आते ही खुद को डोमिनेंट पोजीशन पर प्लेस करना शुरू कर दिया था। फर्रुखशियार जो वर्चुअली एम्परर तो था, लेकिन डरपोक, क्रूर, असंतुष्ट और फेथलेस किस्म का व्यक्ति था।
फारूक शियार लेस कैपेबल, वीक और किसी भी तरीके से गद्दी पर बैठने के लायक नहीं था। उसे मजा आता था जब लोग उसकी चाटुकारिता करते थे और इन्हीं चाटुकारों ने फारूक शियार की गद्दी में छेद करने शुरू किए। अपनी इन कमियों के चलते हुए फारूक सियार ने वही गलती करी जो हर कमजोर इंसान करता है। फारूक सियार को ये लगता था कि अगर वो एम्परर है तो स्टेट को कंट्रोल करने का, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का कार्य सिर्फ उसी का है। वो नहीं चाहता था कि उसके वजीर और मीर बख्शी उस पोजीशन पर आए। लेकिन वजीर और मीर बख्शी यानी सैयद ब्रदर्स इस बात को समझ चुके थे कि अगर एम्पायर को बचाए रखना है, रेवेन्यूज को मेंटेन रखना है, फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, मिलिटरीली एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उन दोनों को खुद रियल रूलर बन करके काम करना पड़ेगा। जबकि फारूक शियार इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं था। इसी असहमति के चलते हुए इन तीनों के बीच एक प्रोलॉन्ग्ड जंग शुरू हो गई इंटरनली। कई सालों तक फारूक शियार ने प्रयास किया कि दोनों भाइयों को या तो कत्ल करके या भगा करके एम्पायर से दूर किया जाए और हर बार वो विफल रहा। अपनी विफलताओं के चलते हुए अंत में वही हुआ जो होता है। फारूक शियार मारा गया। सैयद ब्रदर्स ने फारूक शियार को 1709 में डिपोज किया और साथ ही साथ उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद सैयद ब्रदर्स ने जल्दी जल्दी दो प्रिंसेस को गद्दी पर बैठाया, लेकिन दोनों ही शराब पीना, मांस मदिरा ये सब के सेवन के चलते जल्दी ही निपट गए। दोनों प्रिंसेस की मृत्यु होने के बाद सैयद ब्रदर्स ने एक और दांव चला। अब उन्होंने 18 साल के मोहम्मद शाह, जिसको हम सब रंगीला के नाम से जानते हैं, उसे गद्दी पर बिठाया। 1713 से लेकर के 1720 तक प्रशासन पूरी तरीके से सैयद ब्रदर्स के हाथों में था और गद्दी पर सिर्फ और सिर्फ कठपुतलियां बैठी थी। प्रशासनिक तौर पर अगर देखें तो सैयद ब्रदर्स ने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया। उन्होंने हिंदू राजाओं के प्रति टॉलरेंस दिखाया। सिर्फ टॉलरेंस ही नहीं, उन्होंने हिंदू राजा, मराठा, जाट इनको अपनी तरफ किया। राजपूतों के साथ उन्होंने पूरे समझौते किए और फारूक शियार के गद्दी पर बैठते ही सैयद ब्रदर्स ने जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स इन दोनों को एबॉलिश किया। सैयद ब्रदर्स राजपूत राजा अजीत सिंह और जय सिंह इन दोनों को अपनी तरफ मोड़ने में सफल रहे। साथ ही साथ जाट, बुंदेला इनकी मदद से भी उन्होंने फारूक शियार के खिलाफ कैंपेन्स करने शुरू करे। सैयद ब्रदर्स के एडमिनिस्ट्रेशन के एंड के समय में उन्होंने मराठा चीफ शाहू के साथ समझौता किया। अब मराठाओं को छत्रपति शिवाजी महाराज के देखे गए सपने यानी स्वराज्य की चमक देखनी शुरू हुई। यानी कि अब जाकर के मराठाओं को स्वराज्य ग्रांट किया गया। स्वराज्य मिलने के साथ ही मराठाओं को अब चौथ और सरदेशमुखी खुद से कलेक्ट करने की पावर दी गई और एक अग्रीमेंट बनाया गया कि दक्कन में 15,000 सिपाही मुगल सेना की रक्षा करेंगे या देखभाल करने के लिए होंगे। इन चीजों से एक चीज तो समझ आती है कि सैयद ब्रदर्स ने अपना पूरा प्रयास करा कि एम्पायर को बचाया जा सके और एडमिनिस्ट्रेशन को बिखरने से बचाया जा सके। लेकिन कंटिन्यूअस कोर्ट में क्वेरल्स होना, झगड़े होना, षड्यंत्र रचे रचे जाना, इन सब की वजह से एम्पायर की पोजीशन पहले से भी ज्यादा और खराब हो गई। अब नोबल्स आपस में ही झगड़ना शुरू हो गए। यानी कि एम्पायर, इतने बड़े एम्पायर पर ध्यान, एडमिनिस्ट्रेटिवली ध्यान रखने की जो समझ थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। चारों तरफ लॉलेसनेस फैल गई। ऑर्डर ऑर्डर अब डिसऑर्डर में बदल गया था। चोरी चकारी, मारपीट ये चरम पर पहुंच चुका था। सैयद ब्रदर्स ने
अपनी पूरी प्रयास किया, लेकिन वो इस कार्य में विफल रहे। जमींदार्स और ऑफिशियल्स ने टैक्स देने से मना कर दिया और जो टैक्स कलेक्ट करते थे, अब उन्होंने घूसखोरी और जमाखोरी करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से एम्पायर का जो रेवेन्यू है, जो टैक्सेस हैं, जो ट्रेजरी है, वो खाली होती चली गई और इसकी वजह से जो ऑफिशियल्स थे, जो मिलिट्री में पर्सनल थे, उनकी सैलरी नहीं दी गई। और वही होता है, जब किसी की सैलरी आप नहीं दो, किसी की प्रॉपर मेहनताना उसे नहीं दो, तो वो या तो विद्रोह करता है या तो वो आपके खिलाफ ही षड्यंत्र करना शुरू कर देता है और मुगल एम्पायर को इसी प्रॉब्लम का अब सामना करना पड़ रहा था। इनके दौरान सैयद ब्रदर्स ने पूरी कोशिश की थी कि वो किसी भी तरीके से जितने भी नोबल्स हैं, उन सबको एकजुट रखने में सफल हों, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दो पावरफुल नोबल्स उस समय के, निजामुल मुल्क और निजामुल मुल्क के पिता के दोस्त आमीन खान, इन दोनों ने सैयद ब्रदर्स के प्रति दुर्भावना डेवलप करी और षड्यंत्र रचने शुरू किए। साथ ही साथ फारूक शियार की हत्या जब सैयद ब्रदर्स ने की, तो उसकी वजह से एम्पायर में नोबल्स के अंदर एक डर और गुस्सा पनपने लगा। उन्हें ये लगा कि जब एक गद्दी पर बैठे हुए बादशाह की हत्या हो सकती है, तो नोबल्स क्या चीज़ हैं। इस चीज़ के चलते, डर और गुस्से के चलते, उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरीके से सैयद ब्रदर्स को हटाया जा सके। इतना ही नहीं, गद्दी पर बैठे हुए बादशाह की अगर हत्या कर दी जाए, उसकी वजह से एक गलत मैसेज समाज में चला गया। अब मुस्लिम समाज ने सैयद ब्रदर्स को गद्दार, नमक हराम की तरह देखना शुरू करा, जिन्होंने की एक गद्दी पर बैठे बादशाह का कत्ल कर दिया था। इतना ही नहीं, जितने भी नोबल्स थे, उन्होंने सैयद ब्रदर्स की पॉलिसीज को एंटी मुगल और एंटी इस्लामिक समझा। उन्होंने जनता के बीच ये मैसेज पहुंचाना शुरू किया कि सैयद ब्रदर्स गैर मुसलमाना हरकतें कर रहे हैं, हिंदू राजाओं के प्रति लिबरल एटीट्यूड दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से सैयद ब्रदर्स के प्रति जनता के अंदर, नोबल्स के अंदर, मिनिस्टर्स के अंदर, ऑफिशियल्स के अंदर गुस्सा फूटना शुरू हुआ। इतना ही नहीं, इन नोबल्स ने सैयद ब्रदर्स को हटाने के लिए एक अलग तरीके का फैनेटिकल सेक्शन डेवलप किया। ये फैनेटिकल सेक्शन स्पेशली एंटी सैयद फैक्शन कहलाया गया। इस एंटी सैयद फैक्शन का काम था किसी भी तरीके से सैयद ब्रदर्स को खत्म करना और इस प्रोसेस में इनका साथ देता है मोहम्मद शाह, जिसको हम सब रंगीला के नाम से जानते हैं। मोहम्मद शाह किसी भी तरीके से सैयद ब्रदर्स के कंट्रोल से निकलना चाहता था, क्योंकि सैयद ब्रदर्स ने एम्परर के मिलने जुलने, उठने बैठने, घूमने फिरने, इन सब चीजों पर कंट्रोल करके रखा हुआ था। सैयद ब्रदर्स की परमिशन के बिना मोहम्मद शाह रंगीला सांस भी नहीं ले सकता था। इस चीज के चलते हुए मोहम्मद शाह रंगीला ने एंटी सैयद फैक्शन का साथ दिया और हुआ वही जो हमेशा से होता आया है। सैयद ब्रदर्स के खिलाफ कैंपेन शुरू हुए और दोनों भाइयों में से सबसे यंग का कत्ल कर दिया गया। हुसैन अली खान को ट्रेचरसली मार दिया गया। छोटे भाई के कत्ल होने के बाद अब्दुल्ला खान ने प्रयास किया कि वो फाइट बैक करेगा, लेकिन आगरा के निकट उसकी भी हार हो जाती है और इसी के साथ मुगल एम्पायर के अंदर जो एक डेंजरस ट्रेंड चला था किंग मेकर का, उसका खात्मा हो जाता है और साथ ही साथ खात्मा होता है सैयद ब्रदर्स की कहानी का।